Okay, welcome to our chemistry class. Today we will study about an intermediate that is called carbenes. Okay, in our class we will read about carbenes. Okay, एक्चुअली हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में कई क्लासेस में पढ़ा है 11 से हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को पढ़ते आ रहे हैं ओके और इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकटायंस कार्बन आयंस कार्बन फ्री रेडिकल्स इन सब के बारे में बहुत डिटेल स्टडी किया है सेमेस्टर 1 में भी था आपको सेमेस्टर 2 में भी हर क्लासेस में इन 3 इंटरमीडिएट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है ओके तो हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हमें 5 इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ने होते हैं जिसमें है कार्बोकटायंस कार्बन आयंस कार्बन फ्री रेडिकल्स कार्बीन्स एंड नाइट्रिन्स ओके तो इनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा इंटरमीडिएट है दैट इज आवर कार्बीन्स तो आज के क्लास में हम लोग कार्बीन इंटरमीडिएट्स को समझेंगे ये कैसे जनरेट करता है क्या होता है कार्बीन इंटरमीडिएट किस तरह के रिएक्शंस में ये इंटरमीडिएट फॉर्म करता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है इसके टाइप्स क्या होते हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है सेप हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ के बारे में आज हम लोग इस इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बीन्स ओके तो कार्बीन्स इंटरमीडिएट क्या है कार्बन का वो इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन एटम 2 एटम से बॉन्डेड हो ओके इट मीन्स कि कार्बन पर 2 बॉन्ड बने हो और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बच गए हम सभी जानते हैं कार्बन के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बना ले किसी भी दूसरे मोनोवेलेंट एटम्स के साथ हाइड्रोजन है क्लोरीन है मतलब 2 सिंगल बॉन्ड्स बना हो और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अगर प्रेजेंट है ये तो अगर इस तरह का इंटरमीडिएट कहीं पर बनता है तो इसी को हम लोग कार्बीन इंटरमीडिएट्स कहते हैं ओके इसके पहले के क्लासेस में हम जान चुके हैं कि कार्बन पर अगर 3 बॉन्ड्स विथ 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसी को हम लोग कार्बोकटायन इंटरमीडिएट कहते हैं फिर हमने देखा है कि कार्बन पर अगर 3 बॉन्ड्स के साथ एक लोन पेयर और माइनस चार्ज रहता है तो इसको हम लोग कार्बनायन इंटरमीडिएट्स कहते हैं तीसरा इंटरमीडिएट भी हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें कार्बन पर 3 बॉन्ड्स और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल्स कहते हैं ओके तो ये 3 तरह के इंटरमीडिएट्स की स्टडी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट डिटेल्ड वे में कर चुके हैं कब जनरेट करता है कितने टाइप्स होते हैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ये सब हम जानते हैं तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि कार्बन इंटरमीडिएट्स क्या है तो हम लोग इस कार्बन इंटरमीडिएट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको कह सकते हैं कि कार्बन को क्या डिफाइन करेंगे तो कार्बन इज डिफाइंड एज एन इंटरमीडिएट in which a carbon atom is bonded with 2 atoms okay carbon atom is bonded with 2 atoms मतलब सिर्फ कार्बन के 2 बॉन्ड्स यहाँ पर होंगे and having 2 unshared pair of electrons मतलब कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर प्रेजेंट है तो उस तरह के इंटरमीडिएट्स को हम लोग कार्बीन्स बोलते हैं दिस वन इज कार्बोकटायन हम जानते हैं इसको कार्बोकटायन इंटरमीडिएट्स कहते हैं दिस वन इज कार्बन आयन और इसको हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं दिस आर फ्री रेडिकल्स ओके तो यहाँ हमारा चौथा टाइप प्रेजेंट है इंटरमीडिएट्स का दैट इज कार्बीन्स ओके तो कार्बन को हमने क्या डिफाइन किया कैसे इसको हम बता सकते हैं तो कार्बन इंटरमीडिएट जो है वो स्पीसीज जिसमें कार्बन एटम पर 2 बॉन्ड्स और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उसको हम लोग कार्बीन्स बोलते हैं इट इज द डिफिनेशन ऑफ कार्बन अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन क्या है तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं साथ में देखिए तो इट इज अ न्यूट्रल है ना अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो कार्बोकटायन पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट था कार्बन आयन जो था वो निगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट था कार्बन फ्री रेडिकल भी हमारा न्यूट्रल था उसी तरह से ये कार्बन भी जो है ना ये एक तरह का न्यूट्रल है सबसे पहले हम लोग इसको क्या समझ गए इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज ये न्यूट्रल है इस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है ओके कार्बन एटम्स के पास यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड्स कार्बन एटम्स के पास 2 बॉन्ड्स और 2 जो है इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है ओके तो we have 2 unshared electrons right ना
तो ये जो कार्बीन्स होते हैं ना, ये जनरली आपको जनरेट करते हैं बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस में, जैसे कार्बोकटायंस और कार्बन आयंस कई सारे रिएक्शंस में आपको प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा है कब इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये सारे इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। ये जो हमारा कार्बीन्स है ना, वो बहुत सेलेक्टेड रिएक्शंस में ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ओके, तो ये कैसे जनरेट करेगा उसको भी समझेंगे। फिलहाल हम लोग पहले समझ ले ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है ये कितने टाइप का होता है। ओके, तो अगर इसको समझे तो कार्बन इंटरमीडिएट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इसके नेचर के बेसिस पर, तो ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है ना, इसके दो टाइप्स है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट, वन इज सिंगलेट इंटरमीडिएट एंड अनदर वन इज ट्रिपलेट। देखिए यहाँ पर हमने लिखा, एक क्या है सिंगलेट और अनदर वन इज ट्रिपलेट। तो दो तरह के कार्बन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज सिंगलेट कार्बिन एंड व्हाट इज ट्रिपलेट कार्बिन, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो डिफरेंसेस हम लोग करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, इसके शेप के बेसिस पर, इसके स्टेबिलिटी के बेसिस पर कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, किसका शेप कैसा है, इसको हम लोगों को बारी बारी से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं या हम लोग समझते हैं कि ये सिंगलेट कार्बिन किसको कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू सिंगलेट कार्बिन। हम लोग सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन की तरफ देखते हैं। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन। ओके, देखिए सिंगलेट कार्बिन क्या है, अभी हम देख चुके हैं कि कार्बन पर दो बॉन्ड और दो लोन पेयर्स होने चाहिए, यानी दो आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वहां पर होने चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो ना कि कार्बन के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो बॉन्डेड हो गए, दो जो बच गए उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि ये सिंगलेट फॉर्म में है या फिर ये ट्रिपलेट फॉर्म में है। ओके, तो जैसे देखो कि कार्बन के जैसे अगर कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लिया दूसरे एटम से, जैसे इस तरह से हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डेड हो गए। ओके, बाकी इसको अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मेट में समझे तो भी हम उसको समझ सकते हैं आसानी से। जैसे देखिएगा, जैसे कार्बन एटम है अगर आपके पास, हियर इज द कार्बन एटम, और इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहाँ देखिए। ओके, सबसे पहले बता दें कि सिंगलेट कार्बिन में जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस में है। तो सिंगलेट कार्बिन में कार्बन एटम जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सबसे पहले हम लोग समझ ले कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इन सिंगलेट कार्बिन कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, इसमें से तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आप जानते हैं sp2 मतलब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो तीन में से दो मतलब 2 आउट ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ना वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो मिथिलीन हम बना रहे हैं, तो दो जैसे हाइड्रोजन ने एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे, एग्जाम्पल ले रहे हैं CH2 यानी मिथिलीन कार्बिन का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, दिस इज मिथिलीन, इसको हम लोग मिथिलीन बोलते हैं, CH2 विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड मिथिलीन। तो अगर हम मिथिलीन के स्ट्रक्चर से सिंगलेट को और ट्रिपलेट को समझने की कोशिश करें तो कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है, देखो एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने एक हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, दूसरे ने दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तीसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा ना, इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में विथ अपोजिट स्पिन अगर चले आए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बस इसी से आपको दोनों फॉर्म का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस सिंगलेट फॉर्म में हमने क्या देखा कि कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कोई भी मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी जैसे आकर इसके साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो यहाँ पर दो बॉन्ड्स बन गए, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म कर गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स है और ये भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर गया। तीसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा ना sp2 का, उसमें वो जो दोनों अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में विथ अपोजिट स्पिन प्रेजेंट रहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने +2 लेवल में कि अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं देन दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन,
उनका स्पिन हमेशा अपोजिट रहता है टू मिनिमाइज द रिपल्सन्स को कम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने अपोजिट स्पिन के साथ इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, दिस इज द सिंगलेट फॉर्म। सिंगलेट फॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कार्बिन इन विच both the unshared pair of electrons are present in the same orbital। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही ऑर्बिटल में होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन, और इसका स्पिन क्या होना चाहिए? एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए। तो ये वो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जानते हैं ये दो तीनों तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। कार्बन के पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4, एक एस पे एस का और 3 पी का। ओके ना, तो sp2 2 p यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है एक s के साथ। अभी भी कार्बन एटम्स के पास एक प्योर p ऑर्बिटल बचा है। ओके ना, तो वो जो ऑर्बिटल है p का जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो इस कार्बन एटम पर परपेंडिकुलर ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये सब हम लोग पहले के क्लासेस से भी हाइब्रिडेशन में भी पढ़ चुके हैं कि जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, और जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपना जैसे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पी का ऑर्बिटल जो प्योर ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पर मौजूद रहेगा, और इट इज वैकेंट, इट हैज अ वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब हम कार्बोकैटायन का शेप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 3 बॉन्ड बन जाते हैं और एक जो प्लस चार्ज है वो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ कार्बन में देयर इज नो चार्ज। सो हमारा जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है चौथा वाला जो बच गया था उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, इट इज टोटली वैकेंट। इस तरह से वैकेंट पी ऑर्बिटल इसमें मौजूद रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अरेंज्ड होते हैं ना, देन इट इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। इसी को हम लोग सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं शेप की। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जनरली हम लोग शेप क्या लिखते हैं? बताइए, शेप हम लोगों का होता है ट्रायगोनल प्लेनर। बट यहाँ पर आप देख चुके हो, हमने VSEPR मॉडल पढ़ा है कि इफ देयर इज लोन पेयर प्रेजेंट देन द शेप गेट डिस्टॉर्टेड, शेप चेंज करता है। तो उसी तरह से इसमें देखिए, तो ये प्लेनर होना था, 3 थे sp2 sp2 sp2, लेकिन एक में लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जो सिंगलेट कार्बिन है ना उसका शेप जो हो जाता है दैट शेप इज कॉल्ड बेंट। उस शेप को हम लोग बेंट मतलब झुका हुआ, या और यू में से एंगुलर, एंगुलर भी कह सकते हो, बेंट भी बोल सकते हो, ये इसका शेप होता है इस तरह से जैसे झुक जाता है ना, और ये ऊपर से इसके लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो दिस इज द सिंगलेट कार्बिन। अगर हम लोग इसको फिर से समराइज करें तो हम क्या बोलेंगे? कार्बिन वो इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर 2 बॉन्ड्स और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। कार्बिन के 2 टाइप है, जिसमें पहला कार्बिन कौन है? सिंगलेट कार्बिन। इस सिंगलेट कार्बिन में कार्बन पर आपको 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया है वो एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। तो इस तरह के इंटरमीडिएट्स को हम लोग सिंगलेट कार्बिन के नाम से जानते हैं। ओके, जब हम लोग रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल हम लोग जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन क्या है, तब हम इसके स्टेबिलिटी को भी समझ सकेंगे कि सिंगलेट वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या ट्रिपलेट वाला फॉर्म। तो उसको जानने से पहले हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा ट्रिपलेट कार्बिन क्या है। नेक्स्ट वन इज ट्रिपलेट ओके, दिस वन इज ट्रिपलेट कार्बिन, दूसरा फॉर्म कार्बिन का। अब इसका स्ट्रक्चर को यहीं पर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन क्या हुआ कि वैसा कार्बिन जिसमें जो 2 हमारे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 तो बॉन्ड है और 2 जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम स्पिन। वर्ड्स पे ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या कहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, और यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे, राइट ना, और 2 बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगर एक कार्बन पर कहीं पर भी अगर 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ओके, तब 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। So we may say कि in case of triplet carbene we have sp hybridization, इसमें sp hybridization होता है, और sp hybridization होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसका शेप क्या है? It has linear shape।
ओके तो ट्रिपलेट कार्बिन में जो कार्बन का यानी इसका जो शेप होता है दैट इज लीनियर एंड इट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp। ओके तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिएगा सबसे पहले समझ ले कि ट्रिपलेट कार्बिन में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा होगा sp। फर्क देखिए, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। अगर हमसे पूछा जाए कि sp सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो पहला तो डिफिनीशन हमने बताया, दूसरा हम क्या बता सकते हैं कि सिंगलेट में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 व्हाइल इन ट्रिपलेट कार्बिन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। ओके शेप की बात करते हैं तो शेप को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है जिसे दो बॉन्ड्स है, तो एक बॉन्ड ऑफ कोर्स जैसे इधर हमने बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया, मतलब कि जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp के, दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विथ अदर मोनोवेलेंट एटम्स। जैसे एक इधर सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक इधर सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है, सो दैट वी हैव अ लीनियर शेप। एंड व्हाट अबाउट द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका क्या, वो कहाँ रहेंगे? तो इसको अगर हम समझे तो आप देख रहे हो कि कार्बन के पास 4 टोटल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, आउट ऑफ 4 2 यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं। देन वी हैव 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स px एंड py। तो आपके जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके ऊपर px और py में परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रेजेंट रहेंगे। हम लोग जानते हैं ना, जैसे px py pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक तो हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है ph। अब जो बच गया px और py, तो यहाँ देखिएगा इस पर बना रहे हैं हम लोग, ये देखिए py, लेट के ये इस पर परपेंडिकुलर जो है ये वाला प्योर py ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है ना कार्बन का, वो इसमें प्रेजेंट रहेगा, राइट। और एक जो px ऑफ कोर्स जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, समझिए बोर्ड से आगे और बोर्ड के पीछे जा रहा है, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, यहीं पे थोड़ा टिल्ट करके ड्रॉ कर देते हैं। ये लेट कि ये px ऑर्बिटल है, ये दोनों जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन पे प्रेजेंट है। तो सेकंड वाला जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दूसरे वाले ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। तो आप यहाँ पर सेम, यहाँ पर स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करो तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क होता है। जैसे इसमें देखिए, सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और दोनों का स्पिन अपोजिट है, राइट। ट्रिपलेट को ध्यान से देखोगे तो ट्रिपलेट वाले में दोनों जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, px py pz सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरह से ये दोनों प्रेजेंट है। तो यही बेसिक डिफरेंस है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में, ओके। तो यहाँ पर जब इसका शेप अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपलेट कार्बिन का शेप क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि इसका शेप क्या है, लीनियर है। सो वी मे राइट द शेप ऑफ द ट्रिपलेट कार्बिन इज लीनियर। इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप लीनियर है, ओके। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन को कैसे समझ सकते हैं। अगर अब बात आती है कि दो फॉर्म है तो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जैसे हमने कार्बोकैटायंस में पढ़ा था ना, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा। वैसे कार्बिन्स में अगर दो फॉर्म है सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के जरिए समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सिंगलेट कार्बिन में जो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही जगह प्रेजेंट है, सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ऑल्दो दे हैव अपोजिट स्पिन है, इसी कारण तो रह पा रहे हैं, लेकिन तो भी चूंकि दोनों अनपेयर्ड या कहो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत क्लोजर है, सेमी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, तो कॉम्पैरेटिवली इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप ध्यान से ट्रिपलेट कार्बिन की तरफ देखते हो तो ट्रिपलेट कार्बिन में ये जो दोनों लोन पेयर, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसका यहाँ दोनों काफी दूरी पर है, दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से 90 डिग्री के डिफरेंस पे है, एंगल पर है। तो ऑफ कोर्स इनके बीच जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जिसको बोलते हो ना, VSEPR मॉडल में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सिंगलेट फॉर्म जो होता है कार्बिन का, दैट इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ ट्रिपलेट फॉर्म। इसमें लेसर रिपल्सन है तो ये मोर स्टेबल है, एंड सिंगलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी को समझने के लिए भी हम लोग इस स्ट्रक्चर के जरिए इसका स्टेबिलिटी समझ सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए कार्बिन्स के, तो स्टेबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि जो आपका ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट
ओके, दिस इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट फॉर्म। वो सिंगलेट फॉर्म से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। रीजन हमने अभी एक्सप्लेन किया, क्यों, क्योंकि सिंगलेट में दोनों अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। जबकि ट्रिपलेट फॉर्म में दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो उनके बीच रिपल्सन कॉम्परेटिवली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने टाइप समझा, हाइब्रिडाइजेशन शेप समझा, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझा। अभी भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है कि कैसे आखिर ये कार्बन इंटरमीडिएट कैसे जनरेट करते हैं, किस तरह के रिएक्शंस में जनरेट करते हैं, तो अब उसको हम लोग समझते हैं, राइट ना। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं जनरेशन कि किस तरह से जनरेट करते हैं, तो जनरेशन ऑफ कार्बन इंटरमीडिएट किस तरह से जनरेट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन रिएक्शंस जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत खास रिएक्शंस में, बहुत कम रिएक्शंस में कार्बन इंटरमीडिएट्स फॉर्म करते हैं। जैसे इसका हम लोग यहाँ पर दो केसेस देखते हैं। जैसे पहला देखिएगा, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शंस हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली के प्रेजेंस में कराए, जैसे एल्कोक्साइड ले ले, उसके साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो उस समय भी बीच में कार्बन इंटरमीडिएट्स फॉर्म करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का बीच का ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड हम देख सकते हैं जनरेशन का, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग अल्कली वी मे टेक एल्कोक्साइड आयन RO-। ये सारे वर्ड्स हम लोग बहुत क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म, ये क्या है एल्कोक्साइड, है ना। एल्कोक्साइड जो अल्कोहल से जो आयन बना, यहाँ पर कहते हैं इसको एल्कोक्साइड आयन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। ओके, और ये हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म। जैसे वन ऑफ द रिएक्शन पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ दे सकते हैं क्लोरोफॉर्म को एल्कोक्साइड के साथ हमने ट्रीट कराया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखना, आप देखो एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, वो H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कहीं भी जाएगा ना तो उसे प्रोटॉन को, H+ आयन को वहां से निकाल लेगा। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग समझे तो देखिए जरा सा, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं। इस क्लोरोफॉर्म को अगर हम इस तरह से लिखें ताकि आपको बात समझ में आए, CCl3 को एक साथ रहने देते हैं, इस हाइड्रोजन को थोड़ा अलग करके लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर H+ कैसे हट रहा है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। ओके, ये हमारा बॉन्ड है, CHCl3 को हमने इस तरह से लिखा, H को थोड़ा अलग करके। अब क्या होता है, RO- जो है यहाँ से H+ को देखो, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को यहाँ से H+ को हमने यहाँ से निकाला है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे इस बॉन्ड में, उनको यहाँ से नहीं हटाया गया है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, यहाँ देखिएगा, आप देख लो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है इस कार्बन के पास। इससे समझोगे ना मैकेनिज्म से, तो रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। हमने क्या बताया, ये क्लोरोफॉर्म है, एल्कोक्साइड आयन जो होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसने क्या किया, क्लोरोफॉर्म के H+ आयन को उसने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब निकाल लिया, छीन लिया। तो क्या हो जाएगा, ये ROH तो अलग हो गया, यहाँ कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म कर गया, देखिएगा ध्यान से, CCl3, और कार्बन पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और H+ क्या है, तो ऑफकोर्स एक माइनस साइन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना फिलहाल वो CCl3, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अ माइनस साइन, एक माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा। कैसे हुआ समझ में आया, H+ गया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, और चूंकि प्लस गया है तो हमारे कार्बन के पास क्या आ गया, एक माइनस साइन ड्यू टू हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट ना। ये आपका हाईली अनस्टेबल है, ये तुरंत आपको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके ये एक Cl- को इसमें से रिलीज करेगा। अगर इसमें से एक Cl और माइनस चला जाए तो हमारे पास देखिए कौन सा इंटरमीडिएट बच गया, CCl2। ओके, और प्लस यहाँ क्या निकल गया, Cl-। एक क्लोरीन विथ नेगेटिव साइन इसको छोड़कर चला गया, तो देखिए यहाँ जो इंटरमीडिएट बना, यहाँ पर ये हमारा जो है ये क्या है, कार्बन इंटरमीडिएट है। इसमें कार्बन पर 2 बॉन्ड्स हैं क्लोरीन के साथ, और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रिएक्शन के दौरान कैसे कार्बन इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म किए। ठीक है, एक और रिएक्शन भी देख सकते हैं आप इसके जनरेशन का, जैसे अगर हम लोग डाईएजोमीथेन ले ले, है ना, डाईएजो कंपाउंड होता है ना, N2 ग्रुप को डाईएजो ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम डाईएजोमीथेन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड N
डबल बॉन्ड इस तरह से, एक पर प्लस एक पर माइनस, ऐसे करके इसको हम लोग डाइएजो ग्रुप बोलते हैं N2 को। तो अगर डाइएजो मीथीन ले लिया और इसको भी अगर हमने रिएक्शन कराया, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो N2 इसको छोड़ करके चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, फिर कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हर कार्बन के साथ मीथीन ग्रुप के साथ प्रेजेंट हो जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर हमारे जो इंटरमीडिएट्स बन गए, यहाँ आ गया CH2, ओके और नाइट्रोजन जो है यहाँ से ये बॉन्ड को क्लीव करके यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ N2 जो है वो अलग हो गया, एजो ग्रुप यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से एक दो रिएक्शंस करके आप बता सकते हो कि कार्बन इंटरमीडिएट्स किस तरह से जनरेट करते हैं। ओके, अब बात आती है रिएक्टिविटी की, कि रिएक्शन अगर कार्बन किसी पर अटैक करेगा तो किस तरह के रिएक्शंस देंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो आप देखो ये जो कार्बन्स है ना, दिस आर इलेक्ट्रोफिलिक, इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो उसको भी अगर हम लोग समझते हैं तो देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी को, यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन किस तरह से रिएक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले जान लीजिए कि कार्बन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक समझते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी वहाँ पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि खुद में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कार्बन जो है वो कभी भी अगर जैसे अल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई भी डबल बॉन्डेड चीज पे रिएक्शन कर रहा है, तो जाकर के वहां पर ऐड करेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं एक रिएक्शन हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, राइट ना। अगर इसका रिएक्शन हम लोग मान लो इस कंपाउंड डाइएज़ोमीथेन के साथ कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड N, जस्ट 1 मिनट, ओके, CH2N डबल बॉन्ड N डाइएज़ोमीथेन, यहाँ जो कंपाउंड लिया है इसके साथ अगर हम प्रोपीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आप देखोगे ना कि इसमें रिएक्शंस जो होता है वो क्या होता है कि ये जो N2 ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। अगर मैकेनिज्म समझते हैं तो पहले पार्ट में ये दोनों, ये वाला स्टेप हो जाएगा, यहाँ से N2 ग्रुप हट गया और मीथेन कार्बन बन गया। ठीक है, मिथिलीन कार्बन। अब क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन, ये जो CH2 ग्रुप है ना, वो जाकर के डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और एक साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, देखिएगा बोर्ड पर, CH3CH, जहां भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका एक डबल बॉन्ड क्लीव किया और बीच में ये कार्बन इंटरमीडिएट ने अपने लिए जगह बना ली, इस तरह से करके इसका जगह बन गया और प्लस N2 इसको छोड़कर अलग हो गया। तो ध्यान से देखो अगर आप, तो ये प्रोपीन था हमारा। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन इंटरमीडिएट कैसे रिएक्ट करता है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी, तो ये रिएक्टिव है, काफी रिएक्टिव है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। सो इस केस में जब कार्बन को किसी के साथ आप रिएक्ट कराते हो डबल या ट्रिपल कंपाउंड के साथ, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ, तो बहुत आसानी से अटैक करता है। इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ से ये बॉन्ड टूट करके दोनों नाइट्रोजन अलग हो गए, ये जो फर्स्ट स्टेप यहाँ हम लिख चुके हैं, और यहाँ से ये मिथिलीन आपको जो इंटरमीडिएट है वो फॉर्म कर गया। मिथिलीन इंटरमीडिएट चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, वो अटैक किया है यहाँ डबली बॉन्डेड सेंटर पे, और वहां सेंटर पे जाकर के उसने एक पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया और खुद के लिए वहां जगह बना ली, और देखो ये CH2 आकर दोनों कार्बन के बीच इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में आ गया। ओके, तो इस तरह से आप देखो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से ये आपको रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आज की क्लास को हम लोग समराइज करें तो हमने क्या देखा कि आज हमने कार्बन के एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट को पढ़ा जिसको कार्बन्स बोलते हैं। कार्बन एक ऐसा इंटरमीडिएट, एक न्यूट्रल डाईवैलेंट आपको यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूट्रल आपका इंटरमीडिएट है। सबसे पहले समझा, कार्बन पर 2 बॉन्ड और वहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर बोलो या 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, ठीक है, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया। ओके, कार्बन के 2 फॉर्म पढ़े हमने, सिंगलेट और ट्रिपलेट। दोनों को अगर डिफरेंशिएट कर ले तो हमने देखा कि सिंगलेट फॉर्म में जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन। जबकि ट्रिपलेट फॉर्म में वही दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं और दोनों का स्पिन सेम रहता है। करेक्ट।
फिर हमने देखा कि सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसका शेप क्या होता है, बेंट होता है। जबकि सिंगलेट में, ट्रिपलेट में हमने देखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है और इसका शेप जो है वो कैसा है, लीनियर शेप में प्रेजेंट होता है। करेक्ट। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखा कि सिंगलेट फॉर्म में रिपल्सेंस ज़्यादा है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह प्रेजेंट है, तो उसकी स्टेबिलिटी कॉम्परेटिवली कम जाती है, किससे, तो ट्रिपलेट फॉर्म से। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी भी देखी हमने। फिर बात हुई कि जनरेट कैसे करता है, तो ये सर्टेन बहुत ही स्पेसिफिक है और सर्टेन रिएक्शंस के दौरान ही सिर्फ ये जनरेट करता है। जैसे हमने देखा, यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हमने देखे, क्लोरोफॉर्म के साथ के रिएक्शंस में देखा, डाइएज़ोमीथेन के क्लास में हमने देखा कि यहाँ पर हमारा ये जो 2 आपको जो कार्बन इंटरमीडिएट्स है फॉर्म किए। फिर बात आई रिएक्टिविटी की, तो हमने देखा कि कार्बन्स रिएक्ट करते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसलिए जैसे ही इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर देखता है, वो उस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करता है और जाकर खुद को वहाँ पर अटैच कर लेता है। तो ये रिएक्शन हमने लास्ट देखा कि प्रोपीन पर जब कोई आपको कार्बन इंटरमीडिएट्स फॉर्म करता है, तो वो जाकर वहाँ साइक्लिक फॉर्म में उससे जुड़ जाता है और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन इंटरमीडिएट। आज के क्लास में हमने इसको पढ़ा। आप इस क्लास को देखिए, पढ़िए और इसको समझने की इस टॉपिक को कोशिश कीजिए। इसमें मैंने कार्बन से रिलेटेड सारी बातों को बताया है। आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देन थैंक यू।